विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। गवर्नर जनरल वॉइस रॉय कर रहे थे हम लोग, तो वॉइस रॉय में हम कल पहुंचे थे कहां तक? करजन तक। आज करजन से आगे कर रहे हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी वॉइस रॉय हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। करजन से वैसे तो पहले से ही स्टार्ट करने हैं आपने, लेकिन करजन से अति अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करजन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड मिंटो के समय क्या हुआ? 1905 से 1910 के बीच में सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ भाई 1906 में। क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, नवाब आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने की थी। किसने की थी? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक, आंग्ल रूसी मित्रता हो गई भाई, अंग्रेजों और रूस में मित्रता हो गई 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को फांसी दी गई किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हो गया 1908 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास किसके समय हुआ? लॉर्ड मिंटो के समय हुआ। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, क्यों हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, हड़तालें हुई देश में, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है ना। मांडले जेल में रहे तिलक। कहाँ रहे? मांडले जेल। मांडले जेल से क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर है? म्यांमार में। वो सब चीजें बाद में करेंगे, पहले मोटा मोटा पढ़ लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि पीसेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सारे पेपरों में काम आना उत्तराखंड के, चाहे वो दरोगा हो, दरोगा से लेके ग्रुप सी तक के जितने नीचे के पेपर जितने भी होते हैं सब में काम आना है। ठीक है, तो 6 वर्ष का कारावास हो गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको कि मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं, वो पारित हुआ किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में, है ना। तो मिंटो कौन? वॉइस रॉय। मार्ले कौन? भारत सचिव। 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, उसके बाद सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वॉइस रॉय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। वॉइस रॉय की गवर्नर जनरल काउंसिल जिसको बोलते हैं, या वॉइस रॉय की जो काउंसिल है उसमें पहला भारतीय या पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसन्न एसपी सिन्हा, बिहार से थे ये। सर एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। ठीक है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया भाई 1907 में, सूरत स्प्लिट हो गया। किस किस के बीच में? नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में विवाद हो गया। विवाद पहले से चल रहा था। गर्मपंथी बोल रहे थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। वैसे तो अरविंदो घोष भी थे, ठीक है, लेकिन लाल बाल पाल, चलो ये चाह रहे थे कि इनका अध्यक्ष बने। 1905 से इनकी मांग यही थी, 1906 में भी थी, है ना। लेकिन 1907 में भाई सूरत स्प्लिट हो गया, यानी जो गर्मपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको क्या कर दिया गया? कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। ये फिर बाद में आगे चलकर मिलेंगे आपको जब लखनऊ पैक्ट होगा, है ना। तो लखनऊ पैक्ट में क्या होगा? गर्मपंथ और नरमपंथ दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद आता है भाई लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग सेकंड है, ये कौन है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। 1910 से 1916 हार्डिंग के समय में क्या क्या हुआ? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ भाई। डेट पूछेगा, 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911, 12/12/1911, 12/12/1911। कौन आया? जॉर्ज पंचम आया। ठीक है, दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। इसके समय में एक इंपॉर्टेंट हुआ, हार्डिंग सेकंड के समय में यह घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं, भारत की राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली होगी। कहाँ होगी? दिल्ली होगी। ठीक है, और दूसरा बोला गया बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अच्छा, अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाएंगे तो दिल्ली में फिर वाइस रॉय को कहाँ ठहराया जाएगा? वाइस रॉय हाउस बनाया गया। फिर क्या बनाया गया? वाइस रॉय हाउस बनाने का काम शुरू हुआ। वो मैंने बोला ही आपको कि लुटियंस दिल्ली, एडवर्ड लैंडसी लुटियंस, है ना। तो वाइस रॉय हाउस बनाया गया। तो वाइस रॉय हाउस में अब बनते 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 टाइम लगता है। क्या लगता है?
और बहुत समय बाद बन के तैयार होता है, तो उसमें जो पहला आदमी जाता है उसका नाम है लॉर्ड इरविन। ये भी क्वेश्चन बना है, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये उसी वाइसरॉय हाउस में रहते हैं जो कि दिल्ली में वाइसरॉय के ठहरने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बाकी ठेकेदार भी पूछे गए कभी तो कि कौन था, है ना, हारून रशीद करके था, कभी कुछ पूछा गया, कभी कुछ पूछा गया, वो सब डिटेल में करेंगे हम बाद में। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं कि जो वाइसरॉय हाउस है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन। और रायसीन की पहाड़ियों पर है, वो किस पर है, इसलिए बोलते हैं रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं, जो आप अरावली माउंटेन रेंज पढ़ते हो राजस्थान में, अरावली माउंटेन रेंज भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। उसकी जो हाइट थी पहले बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे घिस घिस कर वो क्या हो गई, छोटी हो गई, इसलिए उन्हें अब अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, रेजिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। उसी का एक पार्ट दिल्ली तक आता है जिसको हम रायसीना हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। इसलिए देखा होगा आपने जब राष्ट्रपति भवन पर जाते तो चढ़ाई आती है, तो वह उतनी रह गई वो पहाड़ी। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के बनाया गया वाइसरॉय हाउस। भैया यमुना में कभी बाढ़ आ गई, दिल्ली अगर डूब गई तो वाइसरॉय नहीं डूबना चाहिए हमारा। अब वाइसरॉय तो चला गया, लेकिन हमारे राष्ट्रपति रहते हैं वहां पर, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी रहती है महामहिम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ठीक है भाई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा बोल रहा हूं मैं 1911 में, लेकिन जब बोलेगा कब की गई तब आपने 1912 बोलना है। क्या बोलना है, घोषणा जो हुई बंगाल विभाजन को रद्द करने की और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, वो की गई कब, 1911 में। लेकिन जो राजधानी परिवर्तित हुई कलकत्ता से दिल्ली, वो हुई 1912 में। क्लियर हो गया, ठीक है। और जब दिल्ली में राजधानी परिवर्तन का काम चल रहा था तो रास बिहारी बोस, नाम सुना है आपने, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ जो क्रांतिकारी थे उनमें बसंत कुमार थे, अवध बिहारी थे, और बहुत सारे युवा लड़के जो थे उस समय, ठीक है, हमारे तो खैर अब पूर्वज हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मैंने कहा उस समय वो युवा थे, लड़के लोग, ठीक है, क्रांतिकारी थे, गर्म खून थे। तो उन्होंने क्या किया, बम फेंका किस पर, हार्डिंग पर। क्या किया, तो रास बिहारी बोस तो चले गए वहां से, बाद में वो जापान में दिखते हैं। जब हम आजाद हिंद फौज पढ़ रहे होते हैं तो रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपते हैं। तो वो तो बच गए, वो तो जापान में रहे, निर्वासित जीवन व्यतीत किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन यहां पकड़े गए कौन, बसंत कुमार, अवध बिहारी और ये सब जितने भी क्रांतिकारी थे, इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, वाइसरॉय पे बम फेंकना भाई छोटी मोटी बात थोड़े, मतलब वाइसरॉय पर बम फेंकना मतलब राष्ट्रपति पर हमला। जैसे आज हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बोले तो किसी देश के राष्ट्रपति पर हमला, उस जमाने में अंग्रेजों के समय में वाइसरॉय पर बम फेंकना, है ना, ठीक है। कितना दम रहा होगा उन लोगों में, सोचो। और ये घटना कब हुई भाई, 23 दिसंबर 1912 को हुई। 23/12/1912 को बम फेंका गया हार्डिंग की बुग्गी पर। बुग्गी देखी आपने, 26 जनवरी को जो परेड हुई थी राष्ट्रपति की, जो बुग्गी जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को भी बिठाया गया, वही बुग्गी। राष्ट्रपति जो वाइसरॉय होते थे पहले बुग्गी में आते थे, और वो बुग्गी जो बनाता है वो एक विशेष कंपनी, कौन सी कंपनी बनाती है भाई, वो कार बनाती है अब, रोल्स रॉयल्स शायद, देख लेना, चेक कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई भाई हार्डिंग सेकंड के समय में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या शुरू हो गया, अरे भाई वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया किसके समय में, हार्डिंग सेकंड के समय में। 14 से लेकर 18 तक चला। 4 अगस्त 1914 को, 3-4 अगस्त की रात्रि को शुरू हुआ ये, तो 4 अगस्त 1914 को वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915। ध्यान रखना 9 जनवरी 1915 को लौटे। कब लौटे, ग्रेट प्रवासी कहा जाता है महात्मा गांधी को। क्या कहा जाता है, हाँ, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका, 1 साल के लिए गए थे, वहीं के हो गए। और वहां पर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, बस क्या बताऊं, सत्याग्रह भी किया उन्होंने वहां पर। सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने वहीं पर किया, कहां पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और उन्होंने अंग्रेजों को बाध्य किया वहां पर। क्या किया, अंग्रेजों को बाध्य किया कई ऐसे कार्यों को करने के लिए जो कि उनको क्या लगे, गलत लगे। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, इसके लिए हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए, है ना, तो पूरे देश में पहले से ही एक खबर थी। सुमित सरकार लिखते हैं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, सुमित सरकार लिखते हैं
कि पूरे देश में एक, क्या बोल सकते हैं आप, पहले से एक एडवर्टाइजमेंट था कि एक बाबा हैं जो अंग्रेजों से जो बोलते हैं वो मनवा सकते हैं। तो यहाँ के लोगों में एक आस आ गई, क्या आ गई, कि अब देश को अगर कोई आजाद करा सकता है तो वो कौन है, गांधी। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं भाई 9 जनवरी को। क्या मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को, क्योंकि महात्मा गांधी वापस लौटे, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपने याद करना है कि इस बार भारतीय प्रवासी दिवस कहां पर, मतलब कब से कब तक मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, भारतीय मूल के लोगों को क्या किया जाता है, उसमें मुख्य अतिथि बनाया जाता है। तो किसी जमाने में जैसे कभी कमला प्रसाद बिसेसर को बनाया जाता है, कभी आपके क्या नाम है, सुआ कैपिटल है, फिजी के किसी व्यक्ति को बनाया जाता है, राष्ट्राध्यक्ष को बनाया जाता है ना। अच्छा, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे भाई गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। समझ में आया? जज थे, इसलिए जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। और जो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ना गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। उत्तर प्रदेश वालों ने एक बार क्वेश्चन पूछा, भारत सेवक संघ। अब सर्वेंट इंडिया सोसाइटी को ही भारत सेवक संघ कहा जाता है। ये संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इतना समझ में आ गया? अच्छा, गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। ये भी स्टार्स होते हैं कि जब तक महात्मा गांधी आए तब तक उनके गुरुजी भी क्या हो गए? स्वर्गीय हो गए। और फिरोज शाह मेहता, जिनको कि बंबई का बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। क्या कहते थे? बंबई का बिना ताज का बादशाह। कौन? फिरोज शाह मेहता। ऐसे वक्ता की पूछो मत, जब बोलते थे तो भीड़ क्या हो जाती थी? मंत्रमुग्ध हो जाती थी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। तो बताया जाता है कि गांधी जी के बनने में, मतलब गांधी जी जब, उनके अंदर योग्यता थी ठीक है, लेकिन उनसे भी बड़े नेता थे यहाँ पर पहले से। तिलक थे जैसे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो गांधी जी, मतलब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े नेता थे ना उन सबकी डेथ हो गई। जैसे तिलक, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी, उसी दिन तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और तिलक ये जो जवानी में जैसे थे, भाई जेलों में रहे, 6-6 साल जेल में रहना कम बात है। इतने साल इन्होंने जेलों में काटा है, उसके बाद स्वास्थ्य प्रभावित तो होगा ही होगा। हम लोग तो घर से बाहर निकलते हैं, अगर 3 दिन बाहर रह गए तो ही स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। जबकि होटल में रह रहे हैं या किसी कहीं रह रहे हैं तो सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो क्या हो जाती हैं? बाधित हो जाती हैं। तो जेलों में रहना कितना कठिन रहता होगा। उस जमाने में वो जेलों में रहे, सब लोगों की लगभग लगभग क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और एकमात्र नेतृत्व जो दिखे वो कौन दिखे? फिर महात्मा गांधी दिखे। ठीक है, चलो जी। हार्डिंग के बाद आया भाई चेम्सफोर्ड। कौन आया? चेम्सफोर्ड आया 1916 से 1921। चेम्सफोर्ड आपको पता ही है क्या क्या काम हुए। तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल आंदोलन चला भाई इस देश में। क्या चला? और ये आयरलैंड की तर्ज पर चला। आयरलैंड कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, एक देश है। आयरलैंड की राजधानी कहां है? डबलिन है, लीफे नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, लीफे, है ना? चेक कर लो क्वेश्चन, लीफे ही है ना? हाँ, लीफे नदी के तट पर है। तो आयरिश उससे प्रभावित होकर, बताया जाता है कि एनी बेसेंट का नाम आता है वैसे होम रूल आंदोलन में, लेकिन तिलक ने पहले चला दिया था। तिलक ने अप्रैल में चलाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन चला क्या? अप्रैल में। और सितंबर में चलाया किसने? एनी बेसेंट ने। दोनों के क्षेत्र बटे हुए थे। एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन था उसमें मेन जो थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को आना मना था। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं जो मैं बता रहा हूं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य थे उनका एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में आना क्या था? मना था। ठीक है, चलो जी। बेसेंट की और गांधी जी की भी कभी नहीं बनी। क्या नहीं बनी? बेसेंट की और गांधी जी की नहीं बनती थी। ठीक है, चलो आगे। बीएचयू बन गया भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। बीएचयू समझते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बनाए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया भाई। चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ये निलहों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था?
अच्छा, फ्लैशबैक में ले जाता हूं मैं। बंगाल में नील विद्रोह पढ़ा था आपने? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास थे उनके। गोविंदपुर गांव, है ना, नादिया जिले से शुरू हुआ था। कौन सा? नील आंदोलन। अब निलहे वहां से तो भाग गए थे, लेकिन वो इस तरफ आ गए थे, कहाँ? बिहार वाली साइड में। कहाँ? और यहाँ पर चलाया उन्होंने 3 कठिया सिस्टम। क्या चलाया? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अब क्या हुआ? कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। लेकिन अंग्रेज जो निलहे थे, निलहे बोलते थे उनको, क्या बोलते थे? अंग्रेज निलहों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए बहुत सारा क्या किया? धन की मांग की। किससे? किसानों से। अब किसान कहां से देते भाई? किसान ने कहा जब नील नहीं उगानी है तो ये 3 कटिया सिस्टम खत्म करो। 3/20 भाग पर जो नील की खेती अनिवार्य वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसको खत्म करो। उसके एवज में पैसों की मांग की गई अंग्रेजों के निलहों के द्वारा। तो तब हुआ फिर चंपारण सत्याग्रह बिहार में। कहां पर? बिहार में चंपारण सत्याग्रह। किसने बुलाया महात्मा गांधी जी को? कौन से शुक्ल थे? राम कुमार शुक्ल या राजकुमार शुक्ल? देखो, चेक करो जल्दी। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। गांधी जी को किसने आमंत्रित किया चंपारण बिहार में? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर किसने कहा महात्मा गांधी को महात्मा? चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर महात्मा की उपाधि किसने दी इन्हें? एक दूसरे का चेहरा न देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। लेकिन गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ना, राजकुमार शुक्ल का नाम याद रखना। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भी रहे होंगे, राजेंद्र बाबू, वो भी बिहार के थे। ठीक है। ठीक है भाई, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी हो गया अप्रैल 1917 में। ठीक है। भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति मिल गई भाई। अच्छा, गांधी जी को देखो महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या लिखी? गोरा, लिपिक, क्रिसेंट मून, हंग्री स्टोन, पोस्ट ऑफिस, है ना, रक्त करभी, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। वो मूर्तिकार भी थे, वो चित्रकार भी थे, वो लेखक भी थे। ठीक है। उन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा हमारे लिए, जनगण मन, भारत भाग्य विधाता। बल्कि ये भी बोला जाता कि भारत भाग्य विधाता किसके लिए कहा था उन्होंने? जॉर्ज पंचम के लिए कहा था। ठीक है। उन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला भी लिखा। ठीक है। और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार। चेक करना जरा। 1913 में मिला था उन्हें। क्या मिला था 1913 में? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। हाँ जी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था ना। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि की। तो जब कोई पॉइंट आता है ना, तो उस पर कई सारे पॉइंट आपने क्या करने, पढ़ने हैं। ठीक है। अब ऐसे ही मैं बोलूंगा कि भाई राष्ट्रपिता किसने कहा उन्हें, गांधी जी को? गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है। आजाद हिंद रेडियो से कहा। जब वहां पर वो आजाद हिंद फौज अपना क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से कहा कि राष्ट्रपिता आप हमें इस पवित्र युद्ध में क्या करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो पहली बार जो राष्ट्रपिता बोला वो किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने बोला। आज उस पर डिबेट चलती है कि राष्ट्रपिता किसी भी देश का, क्योंकि देश जो होता है माता का दर्जा देते हैं, उनके क्या हो सकते हैं? पुत्र हो सकते हैं, पिता नहीं हो सकते, है ना। चलो। अच्छा, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसने कहा? भर्ती वाला सार्जेंट किसने कहा? क्योंकि गांधी जी शुरू शुरू में चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। क्या किया था? भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए, अंग्रेजों की सेना में, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने कहा कि भाई भर्ती हो, इनकी तरफ से लड़ो, ये आगे चलकर हमें क्या करेंगे? स्वशासन देंगे। क्या देंगे? लेकिन अंग्रेजों ने हमें क्या दिया? रॉलेट एक्ट दिया। नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून दिया उन्होंने हमें। क्या दिया? उन्होंने हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। क्या दिया? तो बताया जाता है कि गांधी पहले राष्ट्रभक्त थे, राजभक्त थे, सॉरी राष्ट्र नहीं बोलेंगे, राजभक्त थे। राज किसका था? अंग्रेजों का। गांधी पहले राजभक्त थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के बाद वो राजद्रोही हो गए। इसीलिए उनके आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन पड़ता है। क्या पड़ता है? पहले वो सहयोग करते हैं, बाद में वो असहयोग करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई
क्या हुआ, कमीशन मिलने, भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति मिल गई। 1918 में रॉलेट एक्ट आया भाई, अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसको बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं? नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून। किसी को भी शक के आधार पर उठा सकते थे, उस पर जेल में बंद कर सकते थे। मूल अधिकारों का हनन था। मूल अधिकार थे ही नहीं अंग्रेजों के समय में, है ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ भाई? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ भाई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अध्यक्षता जो की पहले उसकी, वो की लाला लाजपत राय ने। किसने की? तो भाई ट्रेड है तो लाला जी, ऐसा करके याद करना। लाला लाजपत राय, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाला जी हैं, बट लाला लाजपत राय, ट्रेड, अटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्योंकि जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? लाला। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की आगे चलकर, है ना। लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की स्थापना किसने की थी? ढूंढो। तब तक मैं अगला बताता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई भाई 1920 में। एएमयू बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है एएमयू में। बहुत सारे आईएएस और आईपीएस दे रहा है एएमयू। क्या दे रहा है? क्यों? क्योंकि फैसिलिटी है। किस चीज की? वो हर चीज की जो आईएएस बनने के लिए चाहिए होती है, जो आईपीएस बनने के लिए चाहिए होती है। चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे वो डीयू हो, हर जगह पर क्या की जा रही है? फैसिलिटी दी जा रही है। आप भी अपनी राज्य सरकार से मांग करें कि हमें भी क्या दी जाए? फैसिलिटी दी जाए। किस चीज के लिए? कॉलेजों में अगर हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या दो? थोड़ा कुछ, है ना। हाँ, नारायण मल्हार जोशी। अटक की स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी। चेक कर लीजिए, पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी है। कम्युनिस्ट थे ये, एनएम जोशी। कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ठीक है जी। फिर क्या हुआ भाई? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया भाई। डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। कम्युनिस्ट थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी पहले राजभक्त थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के बाद राजद्रोही हो गए। पहले उन्होंने सहयोग किया। उन्हें ये आशा थी कि अंग्रेज उन्हें स्वशासन देंगे। देखो, आजादी से मतलब नहीं था अभी, आजाद करने से कोई मतलब नहीं था। स्वशासन, कि हमारा शासन हम ही लोग चलाए। आप ठीक है, आप राजा हो, लेकिन हमारा शासन क्या? हमारे द्वारा चलाया जाए। अब जब गांधी जी की समझ में आ गया यार ये तो बड़ा उल्टा कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा अब सहयोग नहीं, अब असहयोग। तो 1 अगस्त 1920, लेकिन उसी दिन बदकिस्मती से तिलक की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की। क्या की? उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए जमा करना है इसमें। क्या करना है? आंदोलन चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। क्या चलती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है भाई? इतने कार्य करते हैं, खाना पीना रहना, है ना, इधर से उधर सामान, ये वो जो भी हाथ से लिखते होंगे उस जमाने में, फ्लैक्स तो होते नहीं थे, ठीक है। अब तो फ्लैक्सों का जमाना है, ठीक, लेकिन उसके लिए खर्चा चाहिए ना भाई, ठीक। अच्छा जी, फिर क्या हुआ भाई? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई भाई पूना में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय क्या धोंदू केशव कर्वे ने की? चेक कीजिए, 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना, 1916। क्या डीके कर्वे हैं? धोंदू केशव कर्वे हैं? महर्षि कर्वे, ठीक है, महर्षि बोला जाता है उन्हें, बट उनका नाम है धोंदू केशव कर्वे, डीके कर्वे। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। फिर सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। भारत के बिहार के गवर्नर बन गया कोई भारतीय, कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये पहले वाइसरॉय की कार्यकारिणी में रहे, किसके समय में? लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में, और अब ये बिहार के गवर्नर बन गए। बड़ी बात थी, एक भारतीय क्या था? बिहार का गवर्नर बना, ठीक है। चलो जी, शिक्षा पर सैडलर कमीशन आ गया भाई। कौन आ गया? 1717 सैडलर कमीशन। क्या आ गया? तो मैंने बताया था आपको, डलहौजी के समय में 1854 में वुड डिस्पैच था। क्या था? वुड डिस्पैच आया था। रिपन का हंटर आया था। फिर लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन आया था। कर्जन के समय में रैले कमीशन आया था। रैले कमीशन की रिकमेंडेशन पर विश्वविद्यालय आयोग 1904 पारित हुआ था, कर्जन के समय में हुआ था। अब आ गया सैडलर कमीशन। क्या आ गया? ये जो नाम है ना, ये व्यक्तियों के नाम है। माइकल ओ सैडलर के नाम पर सैडलर कमीशन।
थॉमस रैले के नाम पर रैले कमीशन। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ भाई? सैडलर कमीशन आ गया 1917, याद रखना आपने, क्या याद रखना? 1917। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया भाई, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। अमृतसर में बताया जाता है कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? सेना विधि प्रवृत्त थी। डायर आपको पता ही है ना? वो आया, उसने निहत्तों पर गोली चलाई, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें। आंकड़े गलत दिखाए गए, 1000 के आसपास। कांग्रेस अलग बताती है, सरकारी रिपोर्ट अलग बताती है, पूरे वैसे रिकॉर्ड हैं कि इतने राउंड फायर हुआ, इतने लोग मारे गए। ऐसा नहीं होता कई बार कि एक गोली से एक ही आदमी मरे, कई बार एक गोली फाड़ते हुए दूसरे आदमी को भी क्या कर देती है, एक आदमी को चीरते हुए दूसरे आदमी पर भी लगती है। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जब हपड़ तपड़ हो गई, क्या करें, कहाँ जाएं, दीवारें बड़ी बड़ी। आज भी अगर आपको कहीं किसी तीर्थ पर जाना है तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड जहां हुआ था वहां जाकर देखना, उन दीवारों पर आज भी गोलियों के क्या है, निशान है। ठीक है, गए हो? गए हो? ठीक, आप भी गए हो, वेरी गुड। तीर्थ है वो, क्या है? तीर्थ है। जैसे उत्तरांचल का तीर्थ कहाँ है, उत्तराखंड का तीर्थ कहाँ है, बताओ? अरे भाई, उत्तराखंड का जो मेन तीर्थ है वो है आपका, जहां पर 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ था, रामपुर तिराह कांड। हाँ, तो जरूर जाएं वहां पर, उन लोगों को जरूर क्या करें, श्रद्धांजलि दें अपनी, जिन लोगों ने प्राण दिए आपके उत्तराखंड बनाने के लिए। 42 शहादतें हुई हैं भाई, कितनी? हाँ, किसी राज्य को बनाने के लिए इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी उत्तराखंड को बनाने के लिए हुई। समझ में आया? चलो जी आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट याद करनी पड़ेगी भैया आपको, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 को। इसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चेम्सफोर्ड कौन? वाइस रॉय। ठीक है। और इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है कि प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रेडिंग। कौन आते हैं? 1921 से 1926 तक प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है 1 नवंबर 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है 1 नवंबर 1921 को। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह होता है 1921 में। क्या होता है? मोपला विद्रोह होता है। अली मुस्लियार नेता होता है मोपलाओं का। मोपला मतलब मप्पिला शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है घर जवाई। क्या होता है? ये जो कुछ मुस्लिम थे, इन्होंने वहीं पर विवाह करके क्या हो गए थे, घर जवाई टाइप के थे। इन्होंने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध क्या कर दिया, जिहाद का नारा दिया मस्जिदों से। क्या दिया? मार काट हुई बहुत ज्यादा। पहली बार ऐसा देखा गया कि दक्षिण भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। क्या हुए? दक्षिण भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे जल्दी से नहीं हुए थे, ना होते हैं जल्दी से, क्योंकि दक्षिण भारतीय जो मुस्लिम हैं वो बहुत पहले आ गए थे। कहाँ? दक्षिण भारत में। भाई अरब कब आ गए थे, तब बस गए। तो उनकी जो परंपराएं हैं उसमें लोकल परंपराएं भी सम्मिलित होती हैं, सम्मान करते हैं एक दूसरे के त्योहारों का। तो वहां पर दंगे नहीं होते थे, पर अचानक से मोपला विद्रोह हो गया 1921 में, जिसका नेता था कौन? अली मुस्लियार। कौन था? अली मुस्लियार। गांधी जी पर आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी ने मोपला विद्रोह के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। क्या नहीं बोला? जबकि असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और मोपला विद्रोह हो रहा था, लेकिन गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। गांधी जी पर 2 आरोप लगाए जाते हैं, एक यहां पर लगाया जाता है और एक लगाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन जब पैक्ट हो रहा होता तो वहां पर वो कोई चर्चा नहीं करते हैं। वो कहते हैं सबके अपने अपने तरीके हैं, किसी का तरीका हिंसात्मक है, किसी का क्या हिंसात्मक है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लॉर्ड इरविन ने खुद पूछा था ये प्रश्न कि आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये लॉ, आपके लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। तो गांधी जी पर ये 2 आरोप है। ठीक है, चलिए। उसके बाद बट नो कंट्री अदर देन इंडिया, नो रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म कुड हैव प्रोड्यूस्ड गांधी। जब आपने लिखना है तो इन लाइनों के साथ लिखना है। क्या लिखना है? नो कंट्री अदर देन इंडिया, नो रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म कुड हैव प्रोड्यूस्ड गांधी। और साथ में आपने सेइंग लिखनी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की कि
आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये यकीन करेंगे कि इस धरती पर हार्ड मान से बना हुआ एक व्यक्ति क्या करता था, चला करता था, जिसके पीछे इतनी भीड़ चलती थी। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका आईक्यू हमारे आईक्यू से कई हजार कई लाख गुना क्या था, ज्यादा था। ठीक है, चलो जी, मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार भी, अच्छा प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन भी हो गया, मोपला विद्रोह भी हो गया। एम.एन. रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। मानवेंद्र नाथ रॉय कम्युनिस्ट थे, ये क्या थे? मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद, ताशकंद कहां पड़ता है? हाँ, कभी तो रूस में पड़ता था क्योंकि अब अलग हो गया उज्बेकिस्तान, है ना। ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया। किसका किया? भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया। तो भारतीय साम्यवादी दल का गठन किसने किया? मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया। कहां पर किया? ताशकंद में किया। हो गया, ठीक है जी। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। भाई क्या हुए? भयानक सांप्रदायिक दंगे। ये सांप्रदायिक दंगे उत्तर भारत के तो कभी भी क्या नहीं होते हैं, है ना। मतलब तब भी हुए, सोचो ना क्यों हुए। असहयोग आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे शुरू। जबकि उससे पहले क्या हो रहा था? खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान एकता का क्या है, स्वर्णिम अवसर है। गांधी जी ने ओके कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया जाता है कि एक मौलवी और पंडित ने एक ही थाली पर भोजन किया, इतना प्रेम हो गया था। लेकिन तब तक क्या हुआ कि वहां टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या कर दिया? खिलाफत का अंत कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी तक हित टकरा रहे थे, हित खत्म हुए, उसके बाद दंगे शुरू हो गए। क्या हो गए? दंगे शुरू हो गए। तो ये सांप्रदायिक दंगे हुए भाई कहां कहां? मुल्तान में। मुल्तान का सुल्तान कौन? सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। मुल्तानी मिट्टी सुना है आपने? कॉस्मेटिक में यूज करते हैं शायद मुल्तानी मिट्टी, नेचुरल कॉस्मेटिक जो होती है। मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? मुल्तान में दंगे हुए, अमृतसर में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, अलीगढ़ में दंगे हुए, कलकत्ता में भयंकर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है, और ये 1923 से 1925 तक चलते रहे। कब तक? 1923 से 1925 तक। हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या कर दिया? और ये बीज बोने वाले कौन थे? ये अंग्रेज थे। ये जो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, ये उसी का परिणाम था। क्योंकि मिंटो मार्ले, सुन लो भाई, मिंटो मार्ले सुधार में एक व्यक्ति मिंटो मार्ले को लिखता है या मार्ले मिंटो को लिखता है, हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल क्या होगी? जहरीली होगी। क्या होगी? और इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या बोलते हैं? और वो जो डिवाइड एंड रूल करके गए थे ना, वो आज तक है। क्या है? ठीक है भाई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड हो गया। कब? डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड। सरकारी धन जा रहा था ट्रेन में। अगर आप सुनेंगे कितने रुपए थे तो आप चौंक जाएंगे कि इतने रुपए के लिए शहादतें हो गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने क्या किया? काकोरी ट्रेन डकैती कांड को अंजाम दिया। सरकारी धन लूट लिया उन्होंने, और कुछ हजार रुपए थे वो। कितने थे? लेकिन उस जमाने के कुछ हजार आज के कई लाख रुपए के बराबर होते हैं। ये रुपया क्यों लूट रहे थे क्रांतिकारी? उन्हें हथियार चाहिए थे। क्या चाहिए थे? और हथियारों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। तो उस पैसे को सरकार से खरीदना था, क्योंकि उनका मानना यह था कि ये जो सरकार क्या कर रही है, हमारे किसानों पर जुर्म करके, ये पैसा जो है ये हम ही लोगों का है। हम क्या करेंगे? क्योंकि वो आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरित थे हमारे क्रांतिकारी। उन्होंने कहा जैसे आयरलैंड वालों ने इंग्लैंड वालों की या ब्रिटेन वालों की हत्याएं की ना, बड़े बड़े अधिकारियों की, हम भी हत्या करेंगे। किसकी? ब्रिटिश जो अधिकारी हैं बड़े, उनकी हत्या करेंगे। डर का माहौल, जैसे इन्होंने हमें डराया है हम इनको डराएंगे, क्योंकि आयरलैंड में भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो हम भी डराएंगे और ये फिर देश छोड़ के चले जाएंगे। जो क्रांतिकारी थे उनका था आजादी। क्या उनका जो उद्देश्य था? वो था इनको भगाना है। इनको, ब्रिटिशर्स को इस देश से भगाना है। एक भी गोरा यहां पर नहीं रहना चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। किस संभाग की ट्रेन थी? कहां से कहां जा रही थी? बिस्मिल के साथ और कौन कौन थे? है ना, ये सब चीजें पूछते हैं वो। आपको पता ही है 9 अगस्त 1925 को ये घटना। दरअसल क्या हो गया था कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन हो चुका था। HRA बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो आपने दो डेट याद करनी है, एक 1924, एक याद करनी 1928। 1924 में HRA का गठन हो चुका था।
वही क्रांतिकारी थे ये हमारे। कौन? इनको जो वामपंथी इतिहासकार हैं और जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो आतंकवादी लिखते हैं, लेकिन आपने इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपने क्रांतिकारी बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश के क्या थे, हमारे देश के लिए लड़ रहे थे। इसलिए इन क्रांतिकारियों ने HRA का गठन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया 1924 में। 4 साल बाद 1928 में इन्होंने फिरोज शाह कोटला दिल्ली में एक बैठक की, गुप्त बैठक, जिसमें इन्होंने HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया। क्या कर दिया? बस हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द लगा दिया इन्होंने। क्या लगा दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम कर दिया उसका। क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम कर दिया। तो समझ में आ गया? ठीक है। भगत सिंह भी हैं उसमें। कौन है? सुखदेव भी हैं, राजगुरु भी हैं, छत्रपति शिवाजी का बच्चा शार्प शूटर कौन? कौन है? राजगुरु। कौन है? राजगुरु, जो बोलता है कि मैं छत्रपति शिवाजी का क्या हूं? बच्चा हूं, शार्प शूटर हूं, गोली मारूंगा तो वहीं पे लगेगी जहां पर क्या। तो सैंडर्स को कौन मारता है भाई? सैंडर्स को जब आगे पढ़ेंगे हम, अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे कहानी के तौर पे सुनिए उसको। इतिहास क्या है? कहानी है, और उसको अगर आपको लिखना आ गया तो आपका सब कुछ पेपर क्लियर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड हो गया भाई। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो गई। ये बहुत बड़ा क्या था भाई? घटना थी। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो गई। किसकी हो गई? किसानों के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद जी। क्या थे? हाँ, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, देखना जरा उसके क्या 19 नहीं, यही थे स्वामी श्रद्धानंद, चेक करना जरा। किसानों के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कुछ कहीं पर इन्होंने अध्यक्षता की थी शायद। और कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हो गया भाई 1924 में। 1924 में कानपुर में ऑल इंडिया अखिल भारतीय का मतलब होता है ऑल इंडिया साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट। क्या? कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म आ गया कहां पर? देश में। का गठन हो गया 1924 में। और जरा चेक कीजिए क्या सत्यभक्त रे ने की है गठन 1924 में। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किसने किया? क्या सत्यभक्त रे ने किया? और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच में हुई शायद। चेक कीजिए जल्दी। उसके बाद आ रहे हैं हम लॉर्ड इरविन पर भाई। किस पर आ रहे हैं? लॉर्ड इरविन पर। हाँ, किसने? सत्यभक्त रे। हाँ जी, नहीं भाई, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया अखिल भारतीय साम्यवादी दल, कानपुर वाला देखिए ना, कानपुर लिखिए उसमें। कानपुर में सत्यभक्त रे थे। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, इनको ढूंढ के बताइए मुझे जल्दी। तब तक अगला लॉर्ड इरविन भाई। कौन आता है? लॉर्ड इरविन। ये पहला वाइस रॉय है जो वाइस रॉय हाउस के अंदर गया। क्या? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो चुकी थी, वाइस रॉय हाउस बनना शुरू हुआ था। क्वेश्चन बना, कौन गया वाइस रॉय हाउस में सबसे पहले? लॉर्ड इरविन। कौन गया? हाँ, 1926 से 1931 साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई भाई। क्या की? कानपुर में। अरे भाई, इनका नाम तो हम पहले पढ़ चुके। मानवेंद्र नाथ रॉय ने तो पहले कर दिया गठन। मैं अब बात कर रहा हूं कब की? 1924। डेट भी डाली है, कानपुर भी डाली है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन लिखिए, पूरा लिखिए, उसके बाद आएगा आंसर। कई बार इंटरनेट पे भी क्या होता है, तो लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। अब मैं आपको समझाता हूं क्या था साइमन कमीशन। 1919 का एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलते हैं? उसमें ये एक क्लॉज ये था कि 10 साल बाद एक आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? 10 साल बाद एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग इस चीज की समीक्षा करेगा कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहां तक सफल रहा। क्या? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहां तक सफल रहा। ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर इंग्लैंड में चल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी।
क्या चल रही थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और जल्द ही इलेक्शन होने वाले थे। 8 साल हो गए थे 1919 में, 8 जोड़ो तो 1927। 1927 कंजर्वेटिव पार्टी को पूरा पूरा पता था कि हम हारने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? हारने वाले हैं और लेबर पार्टी की सरकार आने वाली है। इसलिए उन्होंने कहा कहीं लेबर पार्टी की सरकार आएगी और उसके बाद वो एक आयोग का गठन करेगी, तो वो जो आयोग क्या करेगा? क्या करेगा? भर्त्सना करेगा इसकी 1919 के सुधारों की। ऐसा करते हैं कि हम 8 साल में ही बना देते हैं, जबकि लिखा हुआ क्या था? 10 साल। 8 साल में इन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और साइमन कमीशन की नियुक्ति के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। भारतीयों ने विरोध किया कि भैया ये तो व्हाइट कमीशन हो गया, इसमें भारतीयों को भी तो रखो, वो बताएंगे ना सुधार कहां तक सफल रहे। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ भारत में? इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगे। क्या लगे? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन का विरोध किया गया 1928 में। भारतीय संविधान के सिद्धांतों को प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आपको पता ही है नेहरू रिपोर्ट क्या है ना? हल्का सा बता देता हूं कि एक व्यक्ति ने भारतीयों को चुनौती दी कि एक ऐसा संविधान बनाओ जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को क्या हो? मंजूर हो। वो व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले तो प्रश्न यही है, किसने चुनौती दी और किसने उस चुनौती को स्वीकार किया, है ना? किसने दी चुनौती? किसने चुनौती दी कि एक ऐसा संविधान तैयार करो जो क्या हो? सभी भारतीय राजनीतिक पार्टियों को क्या हो? आपके जितने भी दल हैं उन सबको मंजूर हो। तो ठीक है कि चुनौती को स्वीकार कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने कहा मैं बनाऊंगा, मतलब मैं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा संविधान तैयार करूंगा जो सभी राजनीतिक दलों को क्या हो? मंजूर हो। ठीक है जी, उन्होंने किया। तो उसको जो उन्होंने रिपोर्ट दी, जो संविधान तैयार किया, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट जब आती है तो उसका कुछ दल क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इवन नेहरू रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमें, और उनका ही लड़का कौन? चाचा नेहरू, वो मना करते हैं कि नहीं जी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। मतलब वैसे पहले बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, लेकिन जब लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 में दिसंबर में, तो वो कहते हैं डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्योंकि क्रांतिकारियों ने लगातार पूरे देश में प्रचार कर दिया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि ठीक है सरकारें तो हमारी होंगी, लेकिन जो हेड होगा वो ब्रिटेन का क्राउन होगा। भैया क्यों होगा क्राउन? क्रांतिकारियों ने कहा क्यों होगा क्राउन? हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब जब ये बात पूरे देश में फैली तो जेल नेहरू को भी क्या करना पड़ा? पूर्ण स्वराज का नारा देना पड़ा। कब? लाहौर अधिवेशन। और साथ में ये बोलना पड़ा कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए संविधान अंगीकृत हो जाता है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। लेकिन उस ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या करते हैं? लागू करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी क्या थी? ऐतिहासिक तिथि थी। संविधान 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वह ऐतिहासिक तिथि नहीं थी, इसलिए ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया गया, तब जाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। बाकी 15 अगस्त वाला क्वेश्चन तो पता ही है आपको, क्यों आजाद हुए? क्योंकि जो मित्र राष्ट्र थे जापान पर अपनी विजय का क्या कर रहे थे? वो ऐतिहासिक तिथि थी 15 अगस्त। उस दिन उन्होंने जापान पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए 15 अगस्त को क्या किया गया? स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ऐसा समझ में आ गया? ठीक है। तो भैया साइमन कमीशन का भारत में सारी जगह विरोध किया गया। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। क्रम याद रखना भैया, क्या याद करना? क्रम याद रखना। मॉडर्न में यूपीएससी क्रम पूछती है, पीसीएस डेट पूछता है। क्या पूछता है? लोक सेवा आयोग डेट भी पूछता है। 1928 कौन? नेहरू रिपोर्ट। अब जब सैंडर्स की जब ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो लालाजी भी विरोध कर रहे थे। लालाजी पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या कर दिया? एक लाठी उनके सिर पर लग गई। सिर पर लग गई तो भाई क्या हो गए? घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर पड़ा हुआ एक एक प्रहार लाठी का अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या होगी?
और ये बात सच भी हुई। लाला जी की जब डेथ हो गई तो लाला जी का बदला लेने के लिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने उस सैंडर्स की हत्या कर दी जिसने लाठीचार्ज का क्या दिया था, आदेश दिया था। ठीक है, अब सैंडर्स हत्याकांड हो गया, अंग्रेजों को पता ही नहीं चला किसने हत्या की सैंडर्स की। ये पता नहीं था कि भगत सिंह ने की। वो तो बाद में कोई मुखबिर था, उसने वो असेंबली में जो बम फेंकते हैं बटकेश्वर दत्त, वो केस चल रहा था, तब तक वो पकड़े गए कुछ क्रांतिकारी, उनमें से एक मुखबिर हो गया, उसने अंग्रेजों को बताया ये है जी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जिन्होंने क्या किया है, सैंडर्स की भी हत्या की। तब उन पर दूसरा केस चला, लाहौर षड्यंत्र केस का। वरना केस तो कौन सा चल रहा था भगत सिंह पर। सिख लोग अपने बाल नहीं काटते हैं, ठीक है, लेकिन भगत सिंह को उस समय क्या करना पड़ा, अपने आप को बचाने के लिए केस काटने पड़े। क्या करने पड़े, केस काटने पड़े, हैट रखना पड़ा। अंग्रेजों को पता ही नहीं चला। लेकिन क्योंकि हमारे बीच में से एक गद्दार था, क्रांतिकारी जो था पहले, लेकिन बाद में क्या कर डर गया, उसने क्या कर दिया, मुखबिरी कर दी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ, फांसी, है ना। समझ में आया। तो कमियां कुछ इस देश के लोगों में भी थी। समझ में आया। सैंडर्स की हत्या कर दी भाई। दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या कर दिया, बम फेंक दिया। बटुकेश्वर दत्त तो रिहा हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि 16 साल के थे, मेरे ख्याल 18 से कम के थे, बच्चे थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। बल्कि बड़ा दुख था उन्हें। अपने अंतिम समय में उन्होंने यही कहा कि मतलब जब देश आजाद हो गया, कोई उनकी पूछ नहीं हुई इस देश में, किसकी, बड़ी वैसी हालत में उनकी डेथ हुई। लास्ट में उन्होंने यही कहा कि भाई मुझे ना भगत सिंह के बगल में दफनाना। कहां पर दफनाना, मतलब दफनाना मतलब जहां पे भगत सिंह की समाधि है वहीं पर मुझे क्या करना, लास्ट। समझ में आया। उन्होंने कहा कि शहीद होना ज्यादा सही था, क्योंकि उसके बाद किसी ने कुछ नहीं पूछा उनके बारे में। ठीक है, चलो जी, बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया। फिर ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका भाई इन्होंने बम। यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि किन 2 एक्ट्स पर काम चल रहा था अंदर संसद में, मतलब जो केंद्रीय विधानसभा थी, कौन से 2 बिल आने वाले थे जिसका वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगला, अब शारदा विधेयक अधिनियम बना भाई। शारदा अधिनियम, विधेयक अधिनियम 1929। हरविलास शारदा थे एक वेल नोन फेमिनिस्ट, जिन्होंने विवाह की आयु क्या की, बढ़वाई। बालिकाओं की विवाह की आयु को क्या किया इन्होंने, बढ़वाया। अब आपने ये देखना है कि हरविलास शारदा ने लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या रखी, क्या 18 और 14 रखी। लड़के की उम्र शायद 18 वर्ष रखी, लड़की की उम्र जो रखी वो क्या रखी, 14 वर्ष। उन्होंने कहा 14 वर्ष से नीचे की बालिका का विवाह नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। अब जेल में थे भाई सारे क्रांतिकारी, 64 दिन की भूख हड़ताल कर दी। खाना नहीं मिल रहा था, खराब अखबार नहीं मिल रहा था, बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा था क्रांतिकारियों के साथ। भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, बटुकेश्वर दत्त भी थे, सॉरी बटुकेश्वर दत्त तो छूट गए थे, और जतिन दास थे, है ना। तो इन सब ने क्या किया, भूख हड़ताल की। क्या की, और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास जी की मृत्यु हो गई लाहौर की जेल में। क्या हो गई, लाहौर की जेल में जतिन दास जी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी अंतिम संस्कार में 6 लाख लोग गए थे उस जमाने में। कितने, 6 लाख लोग। सुभाष चंद्र बोस ने भी कंधा दिया था, बड़े बड़े नेताओं ने कंधा दिया था। ये लड़के थे उस जमाने में, उस समय के युवा थे ये, 21, 22, 23 साल के लड़के थे ये सब लोग। क्या थे, क्रांतिकारी। समझ में आ रहा है। तो ये लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखना, उसमें काफी कुछ दिख जाएगा आपको, ऐतिहासिक पिक्चर बना रखी है। जेल में मृत्यु हो गई 1929 में। वॉइस रॉय इरविन की बग्गी पर भी बम फेंका गया भाई। इस पर, इरविन की बग्गी पर भी बम फेंका गया 1929 में। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। 31 दिसंबर को हुआ था ये 1929 में, रावी नदी के तट पर। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जेल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज, और 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया भाई, 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। डेट याद करनी पड़ेगी, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 दांडी। और यूपीएससी ने पूछा दांडी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है दांडी। ठीक है। और क्यों किया इन्होंने मार्च, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर क्या लगा दिया था,
कर लगा दिया था और साथ में बोला था कि समुद्र तटों से कोई भी नमक नहीं उठाएगा। गांधी जी ने मार्च किया, तट पर गए, एक चुटकी नमक उठाया और उन्हें कहा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन, मतलब मैं विनय के साथ आपकी अवज्ञा कर रहा हूं। किसकी? और संपूर्ण देश ने क्या कर दिया, फिर सारी जगह चले, खाली दांडी मार्च थोड़े चला, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने क्या किया, मार्च किए और समुद्र तटों से क्या किया, नमक उठाया। अरे गरीब का खाना जो होता है रोटी नमक होता है भाई, नमक पे भी कर लगाओगे और नमक उठाने नहीं दोगे आप हमारे देश के लोगों को हमारे देश के तटों से। समझ में आया? ठीक है, तो गांधी जी ने नमक नहीं बनाया, नमक उठाया एक चुटकी सांकेतिक रूप से, बोला मैं आपकी अवज्ञा करता हूं लेकिन विनय के साथ। इसीलिए बोलते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। डिसोबीडिएंट समझते हो? जैसे आप सभी लोग डिसोबीडिएंट हो, कहना नहीं मानते हो। मैं बोलता हूँ पढ़ो, आप पढ़ते ही नहीं हो। मैं बोलता हूँ 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो, है ना, पढ़ोगे पढ़ोगे। चलो आगे फॉर्म। हरविलास शारदा जी ने बालिकाओं की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष। ये भी उत्तराखंड वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले, है ना, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो जी आगे, और कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने? साम्यवादी दल सत्य भक्त रहे हैं, सत्य भक्त रहे हैं कानपुर में। ठीक है, दांडी मार्च हो गया भाई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में प्रथम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया भाई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझते हो? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, 30, 31, 32, 30, 31, 32। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए, राजपूताना नामक जात से गए। किस जात से गए? विंस्टन चर्चिल ने कहा ये अर्धनंगा फकीर गांधी है। किसने कहा अर्धनंगा फकीर? विंस्टन चर्चिल ने कहा, क्योंकि गांधी जी उतरे, वो अर्धनंगे फकीर थे, वो चले गए आगे, वो बुके लेके खड़े रहे मेरे ख्याल से अंग्रेज लोग। बाद में किसी ने कहा भाई गांधी चले गए आगे, उन्होंने कहा ये गांधी है, ये अर्धनंगा फकीर गांधी है, इसके लिए खड़े हो रखे हम लोग यहाँ पर। अर्धनंगा फकीर 2 लोगों ने कहा, एक विंस्टन चर्चिल ने कहा, किसी और ने भी कहा। आगे भाई गांधी इरविन समझौता हुआ, डेट याद करनी पड़ेगी, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। ठीक है, इतना का।